मुद्दा यह नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू गिरफ्तार होंगे या नहीं, मुद्दा यह है कब होंगे। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नरसंहार को लेकर एक पुख्ता मामला बनाया जा रहा है, एक पुख्ता केस बनाया जा रहा है और इसका रास्ता सिर्फ जेल तक जाता है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि आईसीसी ने कौन से बड़े नेता को अब तक गिरफ्तार किया है। बात आपकी सही है, मगर आप भूल रहे हैं हिटलर को भी अपने किए की सजा मिली थी। वो हिटलर जो अपने आप को दुनिया का डिक्टेटर देखता था, वो हिटलर जिसने बड़े पैमाने पर यहूदियों का नरसंहार किया था, उसकी कैसी मौत हुई थी आप और हम सब जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ खुद इस्राइल के अंदर 3 मामले चल रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, और अगर वो मामले अंजाम तक पहुंचे तो उनका जेल जाना तय है। मगर दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका दिया है। खाड़ी देश डोनाल्ड ट्रंप से बुरी तरह से नाराज हैं, और क्यों मैं आपको बताता हूं। पहली बात, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन फ्रीडम डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे में बंद कर दिया था। अब उसकी वजह धीरे धीरे साफ आ रही है। पॉलिटिकोज और एनबीसी न्यूज के हवाले खबर यह है कि खाड़ी देश बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि आपने हमसे बगैर पूछे ऑपरेशन फ्रीडम शुरू कर दिया, जिसके चलते ईरान ने फ्यूजेरा तेल ठिकाने पर हमला किया, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फ्यूजेरा तेल ठिकाने पर। इसके अलावा सऊदी अरब ने कह दिया है कि हम अमेरिका को बेस नहीं देंगे, सैनिक ठिकाने नहीं देंगे, और यह एक और बड़ा कारण बना है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब इस मामले में झुकते हुए नजर आ रहे हैं। इस सब की हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे बेंजामिन नेतन्याहू की। पत्रकार मेहदी हसन को आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान इंटरव्यू देते हैं, और इस इंटरव्यू में वो कहते हैं आपके स्क्रीन पर, ICC Chief Prosecutor Karim Khan explicitly confirms that genocide charges against Benjamin Netanyahu are absolutely not off the table. He reveals ongoing investigations are actively gathering massive evidence to hold the Zionist regime fully accountable. यानी कि उनके खिलाफ नरसंहार को लेकर मामला पुख्ता किया जा रहा है और वो मुश्किल में है। सुनिए पत्रकार मेहदी हसन को दिए गए इंटरव्यू में करीम खान ने दरअसल कहा क्या। Mehdi, nobody's got a pass. The law applies for all. There's no statute of limitations for war crimes or international crimes. That's one of the Nuremberg principles. One can wait and finish an investigation and then move, or one can do what I've tried to do in Ukraine and what we're doing in Palestine and other situations, is try to move at the speed of relevance to show victims they're not invisible, that their suffering is not meaningless, it is noted and their lives are precious, and you collect the evidence that you can get that shows wrongdoing, and you apply for warrants and you keep going. In the Ukraine situation, for example, we applied for warrants of deportation and transfer of children for President Putin and Madam Lvova-Belova, but then subsequently we applied for warrants that are public in relation to attacks on the infrastructure. You're not ruling out that there could be a warrant in the future? Everything is a function of evidence. I will not move. It would be a reckless and imprudent prosecutor. You're saying in the past 3 years there hasn't been evidence of genocide in Gaza? It would be a reckless prosecutor to move simply because of clamour. You move based upon evidence, and if you read that 20th of May application, and if you also read the panel report, they also talk about ongoing investigations and applications. और इसी मंच पर आज सुबह के कार्यक्रम में मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से कहीं लेबनान में, कहीं गजा में, और इन दोनों जगहों पर युद्ध विराम है। लगातार नेतन्याहू बेकसूरों को मार रहे हैं। अब बात यहां नहीं रुकती। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संस्था के मुताबिक जेनीवा से बयान दिया गया है कि 17 अप्रैल से जब से युद्ध विराम हुआ है, लेबनान में नेतन्याहू 380 लोगों को मार चुके हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों, 380 लोगों को आपने तब मारा जब युद्ध विराम है। इसके अलावा 70 से 75 हजार लोग आप गजा में मार चुके हैं, जिससे अंदाजा लग सकता है कि यह व्यक्ति मुश्किल में है।
आज हालात ऐसे नहीं दिखते होंगे दोस्तों, मगर मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। नेतन्याहू का अंजाम बुरा है और उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेंजामिन नेतन्याहू से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तब बेंजामिन नेतन्याहू को एक महान नेता के तौर पर याद नहीं किया जाएगा, उन्हें एक खलनायक के तौर पर याद किया जाएगा। सुनिए, संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था क्या कह रही है इस सो कॉल्ड वॉर क्रिमिनल के बारे में, सुना जाए। Civilians in the south of Lebanon and parts of the Bekaa are really living with the same fear for their lives as before the ceasefire, and more are being forced to flee. Just to recall that since the 17th of April, at least 380 people have been killed despite the ceasefire, and widespread destruction continues across large parts of the country, affecting homes, belongings to hundreds of thousands of people, as well as civilian infrastructure. Insecurity continues to shape people's decisions about whether to return to their home villages or to stay put in relative safety for now. And many of the displaced are not even allowed to return by the Israeli army in areas it controls in the south. Many of those who return and have tried to go back since the ceasefire have witnessed widespread destruction of their homes, of infrastructure, no electricity or water, damaged or non-functional healthcare facilities and schools, and ongoing risks from unexploded ordnance. I want to share one clear message from Lebanese Red Cross volunteers. They are asking for protection. Every time they go on an ambulance mission, they hug each other and say goodbye to one another, unsure if they will return safely. In a normal world, Red Cross volunteers would not need flak jackets or helmets in ambulances. The emblem should protect them. But this is not a normal world. इसलिए बार बार मैं कहता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो नेतन्याहू से अपनी दूरी बनाकर रखें। किसी ने आपको मना नहीं किया कि आप इस्राइल से दोस्ती करें, क्योंकि इस्राइल से दोस्ती करना भारत को एक बहुत ही खास स्ट्रैटेजिक पावर देता है। यानी कि हमारी दोस्ती इस्राइल के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी, और तमाम खाड़ी देशों में भारतीय बसे हुए हैं। मतलब क्या है? इन तमाम देशों में भारत का सिक्का चलता है। मगर नेतन्याहू के सामने इस कदर नतमस्तक होने की जरूरत किसी को नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप को लगातार टारगेट किया जा रहा है। सैयद मरांडी, जाने माने प्रोफेसर, ने पियर्स मॉर्गन को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि किस तरह से ट्रंप पूरी तरह से नेतन्याहू की हर बात का अनुसरण कर रहे हैं, और उसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को आर्थिक तबाही के, इकोनॉमिक डिजास्टर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। सुनिए सैयद मरांडी ने पियर्स मॉर्गन को क्या कहा आपके स्क्रीन पर। I assure you, Pierce, the course that the United States is taking for the sake of the Israeli regime, not for the American people, is all for the sake of Zionism, is dragging the world to economic depression. And this could have ended, this shouldn't have started in the first place. But after the 39-day war, we could have, if they had abided by the ceasefire, the global economic situation would be infinitely different from what it is now. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर दूसरी तरफ जो बड़ी खबर आ रही है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी नहीं है दोस्तों। जैसे मैंने कहा और लगातार कहता रहा हूं कि इस जंग में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर न सिर्फ अपनी छवि बल्कि अमेरिकी छवि को बर्बाद कर दिया। दुनिया में जिस अमेरिकी सिक्के की बात की जाती थी, अमेरिकी दबदबे की बात की जाती थी, आज यूरोप अमेरिका से दूरी बना रहा है। खाड़ी देश वो मुश्किल में हैं और हर गुजरते लम्हे के साथ खाड़ी देश इस बात को समझ रहे हैं कि नेतन्याहू का मकसद है ईरान पर हमला करना, ईरान को तबाह करना, मगर उसके जरिए जीसीसी के जितने देश हैं, यानी जितने खाड़ी देश हैं, उन्हें तबाही के रास्ते पर ला देना।
और यही वजह है कि अब सऊदी अरब ने कह दिया है कि हम अमेरिका को अपने सैनिक बेसिस नहीं देंगे, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब सीज फायर के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। यही वजह है कि उन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम पर फुल स्टॉप लगा दिया है। तमाम न्यूज एजेंसीज इस बारे में क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर। बड़ी खबर, सऊदी अरब ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अमेरिका को अपना एयरबेस और एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है, जिसके बाद ट्रंप को ऑपरेशन रोकना पड़ा। एनबीसी के मुताबिक 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप ने रविवार दोपहर सोशल मीडिया पर अचानक प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान कर दिया, बिना गल्फ एलाइज से पहले तालमेल किए हुए। सऊदी अरब इससे बेहद नाराज हो गया। सऊदी अरब ने अमेरिका को साफ बता दिया कि वो रियाद के दक्षिण पूर्व में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस से अमेरिकी सैन्य विमानों को उड़ान भरने नहीं देगा और ना ही अपने एयर स्पेस से ऑपरेशन को सपोर्ट करने देगा। ट्रंप और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच सीधी बातचीत भी मामला नहीं सुलझा पाए। आखिरकार ट्रंप को प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ा क्योंकि अमेरिका को जिस एयर स्पेस की जरूरत थी उसकी पहुंच बहाल नहीं हो पा रही थी। पेंटागन उस समय ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त जहाज तैयार कर रहा था, तभी मिशन रोक दिया गया। इससे मंगलवार को हुए पॉज की पूरी कहानी बदल जाती है। सरकारी बयान क्या था कि ईरानी डील की तरफ बहुत अच्छी तरक्की हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन असली वजह यही थी कि सऊदी एयर स्पेस के बिना अमेरिकी ऑपरेशन जारी ही नहीं रख सकता था और सऊदी अरब ने वो रास्ता बंद कर दिया है। हो सकता है कि कूटनीतिक बातचीत साथ साथ चल रही हो, लेकिन ऑपरेशन रोकने की तुरंत वजह स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट यानी रणनीतिक धैर्य नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर ऑपरेशन चलाना ट्रंप के लिए इम्पॉसिबल, असंभव हो गया था। सबसे बड़ी बात दोस्तों, पॉलिटिको की खबर, इस सब के चलते अब यह खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हर कीमत पर यह जंग रुक जाए। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि पॉलिटिको ने इस बारे में क्या कहा, गौर फरमाएं। पॉलिटिको के मुताबिक गल्फ के एक वरिष्ठ अरब अधिकारी ने पूरी जंग की सबसे सटीक तस्वीर पेश की। ट्रंप पूरी तरह चाहते हैं कि यह जंग खत्म हो जाए, लेकिन ईरान अभी तक उन्हें वो चीज देने को तैयार नहीं है जिससे वो अपनी इज्जत बचाकर बाहर निकल सकें। और ट्रंप शायद यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ईरान को भी अपनी इज्जत बचानी है। यही असली गतिरोध है जिसकी वजह से हर बातचीत और हर फ्रेमवर्क आखिरी मोड़ पर अटक जा रहा है। दोनों पक्ष इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। दोनों को ऐसा रास्ता चाहिए जिसे वो अपने देश में राजनीतिक जीत की तरह पेश कर सकें, लेकिन दोनों ही पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं कि सामने वाले को घरेलू स्तर पर जीत दिखाने के लिए क्या चाहिए। ट्रंप के लिए जीत का मतलब है खुद को उस डील मेकर के तौर पर पेश करना जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दिया और जंग खत्म करवाई। ईरान के लिए जीत का मतलब है कि खुद को उस क्षेत्रीय ताकत के तौर पर पेश करना जिसने अमेरिकी सैन्य ताकत का सामना किया और टिके रहे। दोस्तों, आप जानते हैं ईरान ने कह दिया है कि हम हॉर्मुज की बात करते हैं मगर न्यूक्लियर पावर की बात नहीं करेंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को जिस डील मेकर के तौर पर पेश कर रहे हैं उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका पूरा कब्जा है। जब यह डील हो जाएगी उसके बाद इस पूरे इलाके में बगैर कुछ किए ईरान सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि वो 40 दिन टिका रहा 2 सुपर पावर्स, 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस के खिलाफ, यानी कि यूएस और इजराइल मुकाबला करता रहा, डटा रहा, टिका रहा और कूटनीतिक जीत हासिल की। आज अमेरिका नेटो से बाहर निकलना चाहता है। क्यों? क्योंकि नेटो में उन्हें कोई भाव नहीं दे रहा है। स्पेन ने उन्हें लाल आंख दिखाई, इटली ने लाल आंख दिखाई, ब्रिटेन ने साथ देने से मना कर दिया, कई समंदर पार जापान ने भी उनकी मदद नहीं की। जी हां, पैसिफिक के उस साइड जापान ने भी उनकी मदद नहीं की। और इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई ताकतवर उभरा है ईरान के अलावा तो वो चाइना है। उसी चाइना जहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप को जाना है। वो चाइना जो खामोशी से इस पूरे तमाशे को देखता रहा और उसने पूरे यूरोप को अपनी तरफ कर लिया। सिर्फ यूरोप ही नहीं,
अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाइना की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सलमान खान की एक फिल्म बनने वाली थी, बैटल ऑफ गालवान। वो पूरी तरह से एंटी चाइना फिल्म थी। सरकार की तरफ से फरमान आया है कि ये सब हटाओ, इसे एक ह्यूमैनिटेरियन कहानी बनाओ, एंटी चाइना कहानी मत बनाओ। अब उस फिल्म का नाम बैटल ऑफ गालवान नहीं है, उस फिल्म का नाम है मातृभूमि, जिससे पता चल रहा है कि चाइना का दबदबा किस तरह से काम आ रहा है। जिस चाइना के नाम पर हमारी अपनी सरकार अपने ही नागरिकों पर निशाना साधती थी, आज उस चाइना को भाजपा सरकार भी नाराज नहीं करना चाहती। वो चाइना जहां डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, मगर हां जिसकी कमाल की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं। भारत वहां हो सकता था अगर हमारे पास एक दूरदर्शी, यानी कि दूर का सोचने वाली लीडरशिप होती। मगर आप जानते हैं हमारी लीडरशिप ने, खासतौर से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस देश की जनता को कितना डिसअपॉइंट किया है, यह एक हकीकत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।